हेलो, आज हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर का मैं टॉपिक अणुसंख्य गुणधर्म का अगला टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्वथनांक किसे कहते हैं? तो क्वथनांक किसी भी द्रव का वह ताप होता है जिस पर कि उस द्रव का वाष्प दाब होता है वो किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जैसे कि ये कोई अपन ने द्रव ले रखा है, मान लीजिए ये द्रव जल ही है। अब इस द्रव को क्या करें, हम गर्म करना शुरू करें। तो जैसे ही इस द्रव को हम गर्म करना शुरू करेंगे तो ये द्रव गर्म होगा और गर्म होकर के ये द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में बदल जाएगा? वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में बदल जाएगा। जैसे ही गैस अवस्था में बदलेगा तो इसकी गैस इस द्रव की सतह पे क्या डालने लग जाएगी? दाब डालने लग जाती है। तो प्रारंभ में ये जो दाब होता है, क्योंकि वाष्प शुरू में बनती है तो कम बनती है, इस कारण से ये दाब होता है ये कम लगता है। परंतु धीरे धीरे ये दाब क्या हो जाता है? बढ़ने लग जाता है और बढ़ करके ये वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब इस पर में लगता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 atm। तो इस पर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर दाब लगने लग जाता है। और जब इतना दाब लग जाएगा तो उस ताप को ही, जिस ताप पर ये दाब लगेगा उस ताप को ही हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। तो क्वथनांक की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो क्वथनांक की परिभाषा हम लिखेंगे किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वह ताप क्वथनांक क्या होगा? वह ताप जिस पर वाष्प दाब, जो द्रव पर वाष्प दाब लग रहा है वो किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो उस ताप को ही हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। तो देखिए, यहाँ पे क्वथनांक से पहले तो हम समझ गए हैं कि वह ताप है जिस पर कि द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब उन्नयन से क्या तात्पर्य है? तो उन्नयन का एक नॉर्मल जनरल वे में अर्थ होता है बढ़ना, मतलब क्वथनांक का बढ़ना। अब क्वथनांक कैसे बढ़ेगा? तो देखिए, हमने शुद्ध विलायक पढ़ा है और ये भी पढ़ा है कि जो शुद्ध विलायक होता है उस पर जो वाष्प दाब लगता है वो विलयन पर लगने वाले वाष्प दाब से अधिक होता है। ये हमने रावले के नियम या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में हम ये बात पढ़ चुके हैं। तो हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ये हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में पढ़ा था। मतलब कि जो विलयन है उसका वाष्प दाब तो क्या होगा? कम होगा, और शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। अब हमें ये समझना है कि अगर ऐसा है
तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो अधिक होगा या फिर विलयन का क्वथनांक अधिक होगा। इन दोनों में से किसका क्वथनांक अधिक होगा, ये बात हमें समझनी है। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है, और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। और हमें दोनों के वाष्प दाबों को क्वथनांक के लिए दोनों का वाष्प दाब कितना आना चाहिए, 1 atm आना चाहिए। विलयन का भी कितना पहुंचना चाहिए, 1 atm के बराबर, और शुद्ध विलायक का भी कितना पहुंचना चाहिए, 1 atm के बराबर ही पहुंचना चाहिए। ये शुद्ध विलायक है और ये है विलयन। अब हमने बोला है कि शुद्ध विलयन का वाष्प दाब कम होता है। हमने अपने अंदाजे से मान लिया कि मान लीजिए जो विलयन है इसका वाष्प दाब है 0.4 और शुद्ध विलायक का इससे अधिक है, तो इसका मान लीजिए हमने मान लिया 0.7। अब इसको, इन दोनों को ही हमें किसके बराबर लाना है, 1 atm, अपना जो वायुमंडलीय दाब है इसके बराबर लाना है। अब इसके बराबर हमें लाना है तो दोनों को क्या देना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा। इसको भी कुछ ताप दें और इसको भी कुछ ताप दें। तो देखिए 0.7 से 1 तक आने के लिए हमें बहुत कम ताप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये इसके पास में ही है, और जबकि 0.4 है तो इसके लिए हमको इस 1 atm तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो कम है और विलयन का क्वथनांक क्या है, अधिक है। अब विलयन का क्वथनांक अधिक है, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो हम कह सकते हैं कि जो अवाष्पीय विलययुक्त विलयन होते हैं उनके क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो हम इसमें लिखेंगे विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। जो विलयन है उसका क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होगा। तो देखिए, हम इस क्वथनांक में उन्नयन को इस ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ दाब और तापमान के मध्य खींचा गया है। एक तरफ हमने ले लिया शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का जो ग्राफ होता है इस तरह से आता है, और ये है विलयन का। अब हम इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि जो बिंदु ए है इस पर विलायक है उसका जो वाष्प दाब है वो कितना है, P वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ये P क्या है, वायुमंडलीय दाब, और इसका मान कितना है, 1 atm है। ऐसे ही विलयन के बिंदु B पर जो विलयन है उसका दाब किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर ही है। और यहाँ पर जो तापमान है वो T2 है बिंदु A पर, तो और बिंदु B पर तापमान क्या है, T3 है। बिंदु C पर जो दाब है वो कितना है, P1 है, और बिंदु D पर विलयन का जो दाब है वो कितना है, वो भी कितना है, P1 है। ऐसे ही बिंदु E पर जो दाब है वो है P2, और बिंदु F पर जो दाब है विलयन के लिए वो भी क्या है, P2 है। अब हम बात करते हैं कि जो P1 है ये क्या है, वायुमंडलीय दाब नहीं है, केवल नॉर्मल दाब है। ऐसे ही ये P2 है, ये भी क्या है, नॉर्मल दाब है, वायुमंडलीय दाब नहीं है। वायुमंडलीय दाब केवल कहाँ पे है, बिंदु A और B पर ही। विलायक के लिए तो केवल बिंदु A पर ही है, और विलयन के लिए कौन से बिंदु पर ही है, बिंदु B पर ही वायुमंडलीय दाब है। तो हम देख रहे हैं कि जो बिंदु A पर ताप कितना है, T2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, विलायक का क्वथनांक। जो बिंदु A पर
विलायक का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है, इसलिए T2 क्या कहलाएगा? विलायक का या शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ऐसे ही T3 होगा, ये क्या कहलाएगा? T3 विलयन के लिए आ रहा है, तो ये कहलाएगा विलयन का क्वथनांक। और डेल T, अब T3 यहाँ पर T3 का मान ज़्यादा है और T2 का मान कम है, तो इसे करेंगे T3 माइनस T2, और ये डेल T ही क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन। हम अपनी सुविधा के लिए जो शुद्ध विलायक के क्वथनांक है उसको हम दिखाते हैं डेल TB नॉट से दिखाते हैं। TB से टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट यानी शुद्ध विलायक के लिए। ऐसे ही विलयन को दिखाते हैं हम TB से। तो यहाँ पर T3 T2 की जगह यहाँ हम लिख सकते हैं डेल T बराबर TB माइनस TB नॉट। ये है क्वथनांक में उन्नयन। इस ग्राफ में देखिए, जब तापमान में इतनी वृद्धि हुई है, मतलब T3 माइनस T2 हुई है, इतना तापांतर आया है, तो दाब में भी कितना अंतर आया है? P नॉट माइनस P1। कितना अंतर आया? P नॉट माइनस P1, मतलब शुद्ध विलायक का वायुमंडलीय दाब बटा विलयन का दाब। तो इसको अपन दिखाएंगे किससे? डेल P से। तो ये डेल P है, ये क्या है? दाब में अंतर। ये हमें किससे प्राप्त हो रहा है? ग्राफ से प्राप्त हो रहा है। डेल TB समानुपाती डेल P, मतलब ये वाली चीज़ है वो किसके समानुपाती है? डेल P के। अब राउले के नियम से तो राउले का नियम हमने पढ़ा है, और उसमें पढ़ा है अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का जो वाष्प दाब में अवनमन होता है वो किस पर निर्भर करता है? विलय के मोल भिन्न पर निर्भर करता है। तो वाष्प दाब में अवनमन डेल P समानुपाती होगा विलय के मोल भिन्न, मतलब XB के मोल भिन्न पे। तो यहाँ पर डेल P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल T लिख सकते हैं इस वाले सूत्र से। तो यहाँ पर डेल P की जगह लिख देंगे डेल TB समानुपाती XB, और जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आपको पता है बराबर आता है और साथ में एक स्थिरांक, तो डेल TB बराबर स्थिरांक यहाँ पे ले लिया KXB। अब देखिए ये XB क्या है? विलय के मोल भिन्न है। अब इन मोल भिन्नों को हम किसकी टर्म में दिखाएं? भार के और द्रव्यमान की टर्म में दिखाएं, तो मोल भिन्न का मान क्या लिखेंगे? XB बराबर होगा B के मोल बटा विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल Na प्लस Nb। अब हमें इसको लिखना है अणुभार और ग्राम्य मात्रा की टर्म में, तो XB बराबर हो जाएगा NB WB, B का अणुभार, B की ग्राम्य मात्रा बटे MB, B का अणुभार। ऐसे ही WA A की ग्राम्य मात्रा, MA A का अणुभार, प्लस WB बटा MB। तो ये जो मान प्राप्त हुआ है ये मान है मोल भिन्न का। इस मान को हम हमारे जो सूत्र है TB बराबर KXB, TB बराबर KXB में XB की जगह रखने पर तो क्या प्राप्त होगा? तो हमें के मान में रखने पर हमें प्राप्त होता है डेल TB बराबर KWB बटा MB बटा WA MA प्लस WB बटा MB। तनु विलयनों के लिए देखिए जो विलय होता है उसकी मात्रा बहुत कम, बिल्कुल नगण्य होती है, जबकि विलय की मात्रा अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि WB बटा MB है वो बहुत ही ज़्यादा कम है WA बटा
ए से। तो ये जो हर वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल नगण्य हो जाएगा और क्या रहेगा, केवल विलायक वाला पोर्शन ही रहेगा। तो डेल टी बी बराबर हो जाएगा के डब्ल्यू बी बटा एम बी बटा डब्ल्यू ए बटा एम ए। इसको ये जो ये भिन्न होने के कारण ये वाला पोर्शन उलट जाएगा और क्या हो जाएगी, ये गुणा हो जाएंगी और डेल टी बी बराबर प्राप्त हो जाएगा के डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखिए इस सूत्र को हम अगर इस तरह से डेल टी बी बराबर के एम ए डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इस वाले पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये तो डब्ल्यू बी बटा एम बी तो क्या है, मोल है। किसके मोल, विलय के मोल। और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक। ए विलायक है, विलायक का भार। तो विलय के मोल बटा विलायक का भार ये किसके बराबर होता है, मोललता। मोललता की परिभाषा हमने पढ़ी थी 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। तो ग्राम मतलब भार है, 1000 ग्राम का मतलब क्या है, भार है, और मोलों की संख्या है तो ये क्या है, मोललता। तो इस सूत्र में हम डेल टी बी बराबर ये क्या लिख सकते हैं, के इंटू एम ए इंटू मोललता। और जो ये के इंटू एम ए है, के का मान क्या है, एक स्थिरांक है, निश्चित है। और जो विलायक है उसका जो द्रव्य अणुभार होगा वो भी क्या होगा, निश्चित होगा। मतलब दो स्थिरांक है, दोनों स्थिरांक आपस में गुणा होकर के क्या बना लेते हैं, एक नया स्थिरांक। तो जो ये सूत्र है ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इन दोनों ने गुणा करके क्या बना लिया, नया स्थिरांक बना लिया। और वो नया स्थिरांक को बोलते हैं के बी। क्या कहलाएगा वो नया स्थिरांक, के बी कहलाएगा। तो डेल टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू एम, और यहाँ पर एम क्या है, मोललता। और ये के बी है, ये कहलाता है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो एम तो है मोललता और के बी है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो डेल टी बी बराबर हो गया के बी इंटू एम। और ये वाला सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना है। डेल टी बी बराबर होता है के डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब जो हमारे सवाल आते हैं, सवालों में ज़्यादातर हमें अवाष्पीय विलेय पदार्थ का अणुभार पूछा जाता है, तो उसका निकालने का सूत्र देखते हैं। तो देखिए हमने भी पढ़ा है कि क्वथनांक उन्नयन व विलेय पदार्थ का अणुभार होता है, उनके मध्य निम्न संबंध होता है, डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम, एम यानी मोललता। तो यहाँ पर इस सूत्र में डेल टी बी बराबर के बी और मोललता का मान क्या होता है, मोललता का सूत्र क्या होता है, विलेय की ग्राम्य मात्रा बटा अणुभार इंटू विलाय का भार इंटू 1000, किलोग्राम में बदलने के लिए ये। अब हमें ज्ञात क्या करना है, विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय पदार्थ का अणुभार मतलब एम बी ज्ञात करना है। तो एम बी ज्ञात करने के लिए इसे क्या करें, वज्र गुणा कर दें। तो ये हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए बराबर इंटू टी बी इंटू डेल टी बी। डेल टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। तो एम बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल टी बी। इसमें देखिए सभी मान प्राप्त होने पर, पता होने पर हम विलेय पदार्थ का अणुभार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर के बी क्या है, मोलल उन्नयन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। डब्ल्यू बी बराबर हो जाएगा विलेय का भार, डब्ल्यू ए बराबर विलायक का भार, और डेल टी बी क्वथनांक में उन्नयन। इन सभी के मान पता होने पर हम आसानी से विलेय पदार्थ का जो अणुभार है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। तो इस जो टॉपिक है इसमें से ज़्यादातर हमें सवाल ही पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, एक अवाष्पीय विलेय के
80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए जो Kb का मान दे रखा है वो दे रखा है 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया और अब हमें इसे हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो भी चीज़ें हमें दे रखी है वो इसमें लिखेंगे। तो बेंजीन का क्वथनांक, अब बेंजीन क्या है, यहाँ पर विलायक है, तो विलायक का क्वथनांक हमें कितना दे रखा है, विलायक का क्वथनांक TB0 का मान दे रखा है 353.23 केल्विन। एक आवासीय विलय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में, अब आवासीय विलय दे रखा है मतलब विलय का भार WB 1.80 ग्राम, 90 ग्राम बेंजीन मतलब विलायक का भार, विलायक का भार WA 90 ग्राम। घुलने पर क्वथनांक, अब जो क्वथनांक बनेगा वो किसका मिलेगा, विलयन का, तो विलयन का क्वथनांक TB 354.11 केल्विन। तो हमें क्या ज्ञात करना है, और Kb का मान दे रखा है, Kb बराबर 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इनवर्स। अब सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें जो विलय है उसका अणुभार ज्ञात करना है, मतलब Mb का मान ज्ञात करना है, और Mb का सूत्र हमें पता ये होता है। अब इस सूत्र में हमें सभी चीज़ें ज्ञात है, केवल हमें क्या ज्ञात नहीं है, डेल TB। तो डेल TB का मान ज्ञात करेंगे हम। सूत्र हमने एक पढ़ा था, ग्राफ से पढ़ा था, जब ग्राफ पढ़ा था इसमें डेल TB बराबर होता है TB माइनस TB0। अब TB तो क्या है, विलयन का क्वथनांक है, तो विलयन का क्वथनांक कितना है 354.11 केल्विन, माइनस विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक 353.23 केल्विन। तो ये आ जाएगा 0.88 केल्विन, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो शुद्ध विलायक होता है उसका क्वथनांक कम होता है और विलयन का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो हमें ये डेल TB का मान प्राप्त हो गया है। इस डेल TB के मान को और सभी मानों को इस सूत्र में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो इस सूत्र में रखने पर सभी मान Kb बराबर, Kb का मान कितना है 2.53 इंटू WB, तो WB का मान है 1.80 इंटू 1000 बटा WA का मान है 90 इंटू 0.88। तो ये इससे कट जाएगा 0.2 बार और बाकियों को हम हल करेंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा हमें 58 ग्राम प्रति मोल। तो जो विलय है उसका अणुभार कितना प्राप्त होगा, 58 ग्राम प्रति मोल। तो इस तरह से हम क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित सवाल पूछने पर उनको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगला देखिए, मोलन उन्नयन स्थिरांक व गुप्त ऊष्मा में संबंध। तो जो वान डाफ नामक वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने मोलन उन्नयन स्थिरांक Kb और गुप्त ऊष्मा के मध्य क्या है, एक संबंध दिया है, और वो ये होता है कि Kb बराबर MAR/TB का स्क्वायर बटा डेल H इंटू 1000। तो जहाँ ये Ma है ये है विलायक का अणुभार, R गैस स्थिरांक, TB विलयन का क्वथनांक स्थिरांक और डेल H वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि मोलन उन्नयन स्थिरांक व गुप्त ऊष्मा के मध्य संबंध बताइए, तो हमें इस सूत्र को भी ध्यान में रखना है। तो ये था आज का टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इन मेरे वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।